कल एक इंटरव्यू में साक्षात्कार लेने वाले ने आपसे पूछा था कि आप ओशो जैसे वस्त्र और टोपी क्यों पहनते हैं, लेकिन आप पूरा उत्तर दे ही नहीं पाए कि बीच में शोरगुल मच गया और आपकी पूरी बात नहीं हो पाई। कृपया आज उस बात को समझा दें। मैं उन सज्जन से कहना चाह रहा था कि हम जो भी वस्त्र पहनते हैं वो किसी ना किसी की नकल है। मैंने उन सज्जन से कहा कि आप जो कपड़े पहने हैं आप गौर कीजिएगा, हो सकता है किसी फिल्मी हीरो ने ऐसे वस्त्र पहने हों, किसी मॉडल ने इस प्रकार के कपड़े पहने हों, या हो सकता है आपने किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की नकल नहीं की हो, लेकिन एक जनरल जो प्रचलन है, जो फैशन है, बाजार में जिस प्रकार के कपड़े मिल रहे हैं आप वो पहन रहे हैं, ये भी किसी की नकल है। हर बच्चा निर्वस्त्र पैदा होता है, प्रकृति ने तो कोई कपड़े नहीं दिए थे, फिर हम कपड़े पहनते हैं, तो किसी ना किसी की नकल वो होंगे ही होंगे। और जब नकल ही करना है तो बजाय एक अभिनेता के किसी बुद्ध पुरुष की ही करो। जब नकल करना हमारी मजबूरी ही है, करना ही पड़ेगी। अगर मैं गेरुआ रंग के वस्त्र पहनता तो आप कहते हिंदू सन्यासियों की नकल कर रहे हो। अगर श्वेत रंग के वस्त्र पहनता तो आप कहते दिगंबर जैनों की नकल कर रहे हो। अगर मैं निर्वस्त्र आ जाता तो आप कहते कि लो महावीर की नकल कर रहे हो, नकलची हो आप। मैं आपसे कितना ही कहता कि नकल नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही पैदा हुआ था, लेकिन आप कहोगे नकल कर रहे हो। भारत में जहां गर्म देश है, अक्सर पसीना आता रहता, वहां भी लोग सूट बूट पहने हैं, जूते मोजे पहने, टाई लगाए हुए हैं। ये अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं। कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। जो भी शासन करता है उसके प्रति एक सम्मान की दृष्टि हमारे मन में हो जाती है, हम उसकी नकल करने लगते हैं। भारत में ढीला कुर्ता पजामा, साड़ी ब्लाउज बिल्कुल उचित है। गर्म देश है, मुश्किल से 2 महीने ठंड पड़ती है। मोटी मोटी पैंट शर्ट और कोट पहनना ऊपर से और टाई लगाना, ये नकल है, अंग्रेजों की नकल है। तो मैं उन सज्जन से कहना चाह रहा था कि श्रीमान जी आप भी नकल कर रहे हैं। आपने शायद सोचा ना हो, लेकिन नकल कर रहे हैं। आप कोई ड्रेस डिजाइनर तो है नहीं। हाँ, ड्रेस डिजाइनर नई नई चीजें बनाते हैं, वो तो थोड़े से लोग होते हैं। 99.9999% लोग तो जो प्रचलन में है, फैशन में है, उसको पहनते हैं। तो नकल तो आप कर ही रहे हैं। जब हमें नकल ही करना है तो आप बताइए एक अभिनेता और बुद्ध पुरुष में से किसे चुना जाए। और जब मैं ओशो की बात समझाने आया हूं, बताने आया हूं, मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक बताना चाहता हूं, सब भांति से प्रकट करना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह ओशो का संदेश है। बहुत सारे धर्मगुरु ओशो की ही बातें कर रहे हैं, ओशो के द्वारा दिए गए दृष्टांत, यहां तक कि चुटकुले भी सुना रहे हैं। हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम उन्होंने बदल के कुछ और कर दिया होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने ओशो को पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएगा कि तो नसरुद्दीन का चुटकुला है। ये लोग बेईमान हैं, पाखंडी हैं, ये कभी ओशो का नाम नहीं लेते और ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के उसमें कुछ पुराणपंथी चीजें मिला के, क्योंकि ओशो कोई बात को सीधा हजम करना तो मुश्किल है। ओशो तो बगावती हैं, विद्रोही हैं, जो उनको ठीक लगता है ठीक वैसा ही कहते हैं, उसके परिणामों की चिंता किए बगैर। भगवान कृष्ण ने जो कहा है फलासक्ति रहित कर्म, उसका अगर साक्षात उदाहरण देखना हो तो वो ओशो हैं। परिणाम की कोई चिंता नहीं, चाहे जो हो, लेकिन सत्य को वैसा ही कहेंगे जैसा उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। आज समाज में जो धर्मगुरु प्रचलित हैं उनकी बातें सुनो, 90% ओशो की चुराई गई बातें, लेकिन 10% उसमें परंपरागत और रूढ़िवादी शब्दावली की मिलावट कर दी, ताकि जो जनता उनको सुन रही है उनके अहंकार का भी पोषण हो जाए।
वो तालियां बजाएं, नाराज ना हो। इन लोगों को मैं कहूंगा ये पाखंडी हैं, झूठे हैं, मूल स्रोत का नाम तक नहीं बता रहे, ये चोर हैं, विचारों के चोर। याद रखना, केवल धन की चोरी ही धन की चोरी नहीं होती, विचारों की चोरी भी चोरी होती है। ये हैं नकलची, ओशो की बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कह दें कि ये ओशो की बातें हैं। मैं पूरी तरह से बताना चाहता हूं, अपनी वेशभूषा से भी, कि मैं जो कह रहा हूं मैं ओशो का संदेश दे रहा हूं। यह मेरी ईमानदारी है, यह मेरी निष्ठा है। इसलिए ओशो जैसी वेशभूषा में धारण करता हूं। याद रखना, केवल तब तक जब तक मैं वीडियो कैमरा के सामने हूं। कोई 24 घंटे कपड़े थोड़ी पहनता हूं। जब मैं स्विमिंग पूल पे जाता हूं तो स्विमिंग सूट पहनता हूं। जब सुबह शाम पद यात्रा करता हूं तो पैदल चलने में जो कपड़े उपयोगी होंगे, अधिकांशतः कुर्ता पजामा या कभी हाफ पैंट और टी शर्ट, मौसम के अनुसार मैं वो कपड़े पहनता हूं। घर में जब मैं रहता हूं अधिकांशतः मैं अधोवस्त्र ही पहनता हूं। मुझे गर्मी बहुत लगती है, ऊपर मुझे कपड़ा पहनना नहीं पसंद आता। तो कोई 24 घंटे गाउन थोड़ी पहने रहता हूं। लेकिन जब वीडियो कैमरा के सामने हूं तब मैं श्रोताओं के संपर्क में आ रहा हूं और उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं वह ओशो के वचन है, वह ओशो का संदेश है। यथासंभव मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको वैसा ही व्यक्त कर सकूं। अभी अभी मैंने जो बात कही कि अभिनेता और बुद्ध पुरुष में से अगर नकल को चुनना है तो फिर बुद्ध पुरुष की ही नकल करो। यह बात भी ओशो की कही हुई है, ये मेरी मौलिक सोच विचार नहीं है, यह बात भी ओशो ने कही है। आप कभी जरा एक छोटा सा काम करना, चुपचाप बैठ जाना, शांत होकर विश्रामपूर्ण कल्पना करना, कल्पना कि जैसे बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, आप भी बुद्ध की प्रतिमा हो। ये शरीर आपका नहीं है, भगवान बुद्ध का है। आपके चेहरे पर वही शांति अवतरित होने लगेगी जो आपने बुद्ध की मूर्ति में देखी है। आपकी सांस धीमी धीमी चलने लगेगी। ये सिर्फ कल्पना है कि शरीर मेरा शरीर नहीं है, भगवान बुद्ध है। ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठा है ध्यान की अवस्था में। सिर्फ 5 मिनट आप ये भाव करना और आप पाओगे कुछ बदल गया, भीतर से बदल गया। जब बदलाहट इतनी आसान है कि बाहर की छोटी मोटी चीजों से, शरीर के एक विशेष आसन से, इस एक विशेष प्रकार की श्वास लेने से, एक खास ढंग के कपड़े पहनने से हमारी चित्त का रूपांतरण हो सकता है, तो क्यों ना किया जाए। सैनिक को हम टाइट कपड़े पहनाते हैं, जूते मोजे कसे हुए, पैंट में टाइट बेल्ट बंधा हुआ, सब प्रकार से टाइट। हमें उसके भीतर की हिंसक वृत्ति को जगाना है, मरने मारने को वो उतारू हो जाए। कपड़े उसके काम आएंगे। उसको तेजी से दौड़ना होगा, भागना होगा। कोई ढीला ढाला गाउन उसको पहना देंगे, बेचारा दौड़ ही नहीं पाएगा, अपने ही गाउन में पैर फंस के गिर जाएगा। सन्यासियों ने ढीले वस्त्र पहने, सैनिक से ठीक उल्टा। उनको लड़ना मरना मारना नहीं है, उन्हें जीवन की भाग दौड़ से दूर निकल आए हैं। उनको शांत बैठना है, आराम से विश्रामदायी मुद्रा में। उन्हें ध्यान में डूबना है, भक्ति में डूबना है। ढीले ढाले वस्त्र। करीब 50 साल की उम्र तक मैं लुंगी कुर्ता पहनता था, मुझे वही पसंद आते थे। जब अपने घर में रहता था तो केवल लुंगी ही पहनता था। जब बाद में जब एयर कंडीशन भवन में रहने की सुविधा मिली
तब से मैंने ऊपर के वस्त्र पहनना शुरू किए। याद रखिए, नकल हम कर ही रहे हैं। आप जो भोजन करते हैं वो भी नकल है। आप क्या सोचते हो, रोटी की डिजाइन आपने बनाई थी, चावल कैसे पकाना है, दाल में कैसी छौंक लगानी है, आपने खोजा था। मकान की डिजाइन आपने किसी आर्किटेक्ट से बनवाई होगी, आपने नकल कर ली ना उसके। या किसी का मकान देख के आपने वैसा बनवाया होगा, कुछ थोड़े मोड़े हेर फेर कर ली होंगे, है तो नकल ही। हर छोटी छोटी चीज में तो हम नकल कर रहे हैं। अभी एक टेड टॉक आई थी थोड़े दिन पहले, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रयोग एक मनोवैज्ञानिक ने किया है। उस महिला ने 50-50 लोगों के 2 ग्रुप लिए, रैंडम, दोनों में अलग अलग आयु के लोग हैं, स्त्री पुरुष दोनों में बराबर हैं, सब बराबर हैं। रैंडम डिवीजन 2 हिस्सों में कर दिया गया। जब वो कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तब उनकी सलाइवा टेस्ट, लार की टेस्ट की गई। उसमें 2 हार्मोन डिटेक्ट किए गए कि उसकी कितनी मात्रा है। एक हार्मोन जिसको मेल हार्मोन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल। इनकी टेस्ट की गई। फिर उनको भवन में बिठाया गया। फिर उनसे कहा गया, दोनों को ग्रुप में अलग अलग निर्देश दिए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि बिल्कुल सिकुड़ के बैठो, जैसे डरे हुए, सहमे हुए, चेहरा उदास, गर्दन लटकी हुई। और 2 मिनट के बाद फिर उनके सलाइवा टेस्ट की गई सबकी। दूसरे ग्रुप में कहा गया कि बिल्कुल फैल कर बैठो, सीना फैला के, दोनों पैर भी फैला के, शहंशाही अंदाज में, और गर्दन ऊंची रहे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। और 2 मिनट बाद फिर उनका सलाइवा टेस्ट किया गया। आप जानकर हैरान होंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए शरीर को एक विशेष पोजीशन रखने से कितना परिवर्तन हो गया। जो लोग सिकुड़ कर डरे हुए, सहमे हुए से बैठे थे, याद रखना कोई एक्चुअल तो डरे हुए नहीं थे, सिर्फ ऐसा उनको कहा गया था, गर्दन लटका के उदास, सिर्फ 2 मिनट, और उनका कार्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हो गया और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया। रासायनिक परिवर्तन हो गए। और दूसरे ग्रुप में ठीक इसका उल्टा हुआ। जो फैल कर बैठे थे, एक एक्सपेंशन की फीलिंग थी, जिनको मुस्कुरा रहे थे, उनके भीतर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, कार्टिसोल लेवल कम हो गया, टेंशन वाला हार्मोन बिल्कुल कम हो गया। सिर्फ 2 मिनट। टेड टॉक पर देखिएगा, टेड टॉक में बहुत महत्वपूर्ण खोजबीनें जो होती रहती हैं, बिल्कुल मौलिक चीजें वो आती हैं। कई करोड़ उसके दर्शक हैं। कितनी अद्भुत बात पता चली। इस महिला का कहना है कि हमारे शरीर की मुद्रा और आसन हमारे भीतर चित्त की दशा को, भाव दशा को परिवर्तित कर सकती है। उसने प्रयोग से सिद्ध कर दिया। ये तो एक शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट था। फिर लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट थे कि 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक खास मुद्रा को अपनाओ। 6 महीने में धीरे 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 आप पाएंगे अब वो एक्टिंग नहीं रही, आपकी भावदशा ही वैसी हो गई। आप वास्तव में वैसा एहसास करने लगे। अभी ऊपर ऊपर से नकल नहीं रही। बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। जब इतनी छोटी छोटी चीज हमें बदल सकती हैं, तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए शुभ की दिशा में, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में। एक समझदार व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर छोटी मोटी चीज का उपयोग कर लेता है अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुंदर, बेहतर, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण बनाने के लिए। वो इंटरव्यू लेने वाले को अंत में मैं कहना चाहता था, किंतु उन्होंने अचानक ख़त्म कर दिया कि इस पूरे प्रोग्राम में देखिए, मैं ओशो के वस्त्र धारण करके आया था,
मैं अपने साक्षी भाव में रमा हुआ हूँ। आप जिस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे थे, कोई 6-7 लोग थे वहाँ, जोर जोर से चीख रहे, चिल्ला रहे, जैसे आक्रमण कर रहे हों, हमला कर रहे हों, कोई किसी की सुन नहीं रहा, आपस में सब भिड़ गए। ऐसा लग रहा था कि मारपीट होने वाली है। और मैं बैठा बैठा वहाँ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। मेरी बात तो वो सुन नहीं रहे थे। एक वाक्य भी बोल पाता और पीछे कोई चिल्लाने लगता जोर जोर से। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे जोर से हाई वॉल्यूम में कोई बात कहने से वो सत्य साबित हो जाएगी। पागल हो गए। चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। चिल्लाने से इतना ही पता चलता है कि आप भीतर बहुत वीकनेस और कमजोर महसूस कर रहे हैं, और चीख चिल्ला के आप सिद्ध करना चाहते हैं कि आप सत्य बोल रहे हैं। जो सत्य बोल रहा है तो वो तो लो वॉल्यूम में भी मधुर शब्दों में सम्यक वाणी का उपयोग करते हुए भी अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है। अंत में मैं उनसे कहना चाहता था, देखिए आप सब लोग जिस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, ये उसका भी योगदान है। करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक पागल खाने में आके बैठा हूँ, जहाँ सभी लोग बहरे भी हैं, पागल भी हैं और बहरे भी हैं। उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, वो बहुत जोर से बोलते हैं, बस उनकी एक ही खूबी है। और प्रत्येक व्यक्ति को पता है, कन्फर्म धारणा है उसकी कि वो जो कह रहा है वही सच है, और बाकी के सारे लोग गलत हैं। वहाँ डिबेट पैनल में 6-7 लोग थे और एक इंटरव्यू लेने वाला 8 लोग। ऐसा शोरगुल मचा जैसे बाजार में होता है, कोई किसी की कुछ नहीं सुन रहा, और लोग उत्तेजित होकर अपनी जगह छोड़ के दूसरे के सामने पहुंच जाए कि बस कोई घूंसाबाजी होने वाली है। इंटरव्यू लेने वाला जो था वो पकड़ पकड़ के वापस लाए कि मैडम आप अपनी जगह रहिए, अपनी जगह रहिए। अगर मैडम कहाँ सुनने वाली, फिर 2 मिनट में उछल जाएं। विचित्र सीन। मुझे खूब हंसी आ रही थी, और वहाँ स्टूडेंट्स भी थे, पत्रकारिता के विद्यार्थी। बीच में मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग क्यों तनावग्रस्त हो रहे हैं, इनको लड़ने बढ़ने दो, आप तो हंसो। बीच में मैंने एक बार सबको हंसा भी दिया कि जोर से हंस लो, इनका पागलपन देख के हंसो। ये पढ़े लिखे लोग हैं। उस पैनल में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, साइकोलॉजिस्ट। हैरानी होती इन्होंने क्या पढ़ा है। वो कहाँ के सवाल मुझसे पूछ रहे थे, मेरा कोई लेना देना नहीं उन बातों से। मैंने पिछले 25 साल से, मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है, देखा ही नहीं कभी। 40 साल से मैंने अखबार की शक्ल नहीं देखी। ये बात मैं उनको पहले ही बता दिया था भूमिका में कि आप मुझसे ओशो संबंधी, ओशो के व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके विचारों से संबंधी सवाल पूछिए, जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया है। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इतनी भी बात समझ में नहीं आई। क्या क्या मुझसे पूछ रहे हैं। ऐसा हो गया कि हलवाई की दुकान में हम जाके पूछ रहे हैं कि 6 नंबर जूता और 7 नंबर जूता में कितना अंतर होता है, जल्दी से बताइए। ये आप कहाँ जाके पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो। और जूते की दुकान पे हम बताएं, जाके पूछें कि बताइए बंगाली रसगुल्ला और गुलाब जामुन में क्या डिफरेंस है। जूता वाला कहेगा भाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, दोनों चीज़ें मैंने खाई हैं, मगर क्या डिफरेंस है ये तो मुझे नहीं पता। आपका दिमाग खराब है क्या, मेरे पास आके आप ये सवाल पूछ रहे हो। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक पागल खाने में बैठा हूं, और सब लोग इतने तनावग्रस्त, इतने परेशान। अंत में मैं उनसे कहना चाहता था, नहीं कह पाया, मौका नहीं मिला, कि शायद मैं जो ओशो का वेश धारण किए हूं इसने मुझे सपोर्ट किया है। मैं अपने आत्मरमण की अवस्था में, अपने साक्षी भाव में, स्वीकार भाव में रहा। मैं आपके किसी भी आक्रामक सवालों पर उत्तेजित नहीं हुआ, मैंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। देयर वॉज नो रिएक्शन फ्रॉम माई साइड। और वो लोग तो ऐसा थे कि हमला कर रहे हो मेरे ऊपर। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने वही कहा जो कहने योग्य है। माना कि उन्होंने नहीं सुना,
वो उनकी तरफ से उनका मामला है, वो मेरी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। ओशो जैसे वस्त्र धारण करके प्रतिक्रिया, रिएक्शन पैदा नहीं हो सकता। ये वस्त्र मुझे याद दिलाएंगे ओशो ने मुझे क्या सिखाया है, साक्षी भाव और स्वीकार भाव। एक कठिन परिस्थिति है जहां 8 लोग हमला करने बैठे हैं, अपने शब्दों से तीखे वचन बोल रहे हैं, कटु शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। डिबेट तो कहीं हुई नहीं। डिबेट का मतलब होता है बराबर से एक दूसरे की बात सुने, समझें, और सुन के फिर आप अपनी रिस्पांस दें। कुछ आपको गलत लगा है तो उसको आप कहें। ऐसा तो वहां अवसर ही नहीं था। वो अपनी तरफ से कुछ कुछ चीख रहे, चिल्ला रहे जोर जोर से, आक्रोशपूर्ण, और मैं शांति से मुस्कुराकर उन्हें जवाब दे रहा हूं। मेरा पूरा जवाब भी सुनने की उनमें धैर्य नहीं, धीरज नहीं। वो सुन ही नहीं रहे। उनके पास पहले ही से रेडीमेड हमला करने वाली सामग्री है। मैं कुछ भी कहूंगा वो बिल्कुल ही दूसरे पॉइंट से हमला कर देंगे। मैंने जो बात कही उन्होंने सुनी भी नहीं, क्योंकि उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल नया पॉइंट पे ले आए, और ऐसे ऐसे पॉइंट की हंसी आती है कि आपने ओशो को कभी पढ़ा है भी कि नहीं पढ़ा है। कोई मुझसे पूछ रहा कि ओशो ने कहा है कि भौतिकवाद से दूर रहना चाहिए, सुख सुविधाओं में नहीं रहना चाहिए, फिर वो क्यों रोल्स रॉयस का उपयोग करते थे। उनका, हे देवी, आपने कहाँ पढ़ लिया। ओशो तो हमेशा कहते हैं मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का कॉम्बिनेशन, झोरवादी बुद्धा। हमें धन की भी जरूरत है और ध्यान की भी जरूरत है। धन से बाहर की सुख सुविधाएं मिलेंगी, ध्यान से शांति और आनंद मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। इन दोनों में से किसी को भी नकारना नहीं है, दोनों हमारी आवश्यकताएं हैं। अब ये महिला जो कह रही है कि ओशो मटेरियलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि सब त्यागना है, तो खुद को क्यों नहीं त्यागा उन्होंने। अब ऐसा अटपटा सवाल, इससे सिद्ध होता है कि इसने आज तक ओशो की कोई किताब नहीं पढ़ी। अब इनको जवाब दो तो क्या दो, कम से कम बेसिक होमवर्क करके तो आते थोड़ा, कि ओशो के बारे में पूछना है तो अगर आप ओशो के नाम से कोई वचन बोल रहे हो तो कम से कम ऑथेंटिक एक वाक्य तो पढ़ के आते कि ओशो ने इस संबंध में क्या कहा है, फिर आप पूछते। हाँ, अन्य साधु सन्यासियों से आप पूछ सकते हैं जो मटेरियलिज्म के खिलाफ हैं, वो क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, स्वदेशी 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 के गुणगान कर रहे हैं, और परदेश में बने वीडियो कैमरा पे इंटरव्यू दे रहे हैं। उनसे जाके पूछो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ओशो से सवाल पूछ ही नहीं सकते। उनकी तो फिलॉसफी ही क्रांतिकारी है। वे तो कह रहे हैं गृहस्थ संन्यास्त दोनों जीवन इकट्ठे जीना है। वो तो त्यागवादी हैं ही नहीं, तो उन पे ये सवाल कैसे आप लगा सकते हो कि ओशो ने कहा है कि मटेरियलिज्म का त्याग करना है, तो खुद त्याग क्यों नहीं किया। अब ऐसे नालायकों को उत्तर क्या दो। आप ओशो का जो उद्धरण दे रहे हो वो ओशो का उद्धरण है ही नहीं। सिर्फ हंसी सकते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट मैडम वहां थी, डॉक्टर, उन्होंने बताया कि मैंने ओशो की केवल एक किताब पढ़ी है, उसका शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग। हे देवी, यू हैव नॉट अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टोटली मिसअंडरस्टैंड। बड़ा विचित्र माहौल, लेकिन उस माहौल में एक बात देखने योग्य है। मैं अपनी शांति में, अपनी स्थिरता में, अपनी प्रसन्नता में, अपने साक्षी भाव में रमा हुआ हूँ, और मैं मानता हूँ कि ओशो के समान जो वस्त्र धारण किए हैं ये रिमाइंडर है मेरे लिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है।
तुमने गुरु का वेश धारण किया है, और शायद इसलिए सद्गुरु ने मुझे अपनी टोपी और वस्त्र दिए होंगे, आज मैं ऐसा समझता हूँ। और ओशो का निर्देश रहता था, उनको पता था कि हम लोभी आदमी हैं, हम संभाल कर रख लेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। ओशो का स्पष्ट निर्देश रहता था कि जो मैं दे रहा हूं उसका उपयोग करना है। हमारी स्वाभाविक टेंडेंसी क्या है? हम बचा के संभाल के रख लेंगे। ओशो स्पष्ट कहते थे इसका उपयोग करना है। नेचुरली जब उपयोग करेंगे तो चीज खराब भी होगी। 40 साल पहले उन्होंने जो टोपी मुझे दी थी उसका रंग फेड हो गया, 40 साल में खराब हो गई। एक माँ देवलता जी हैं, उन्होंने बिल्कुल उसकी नकल करके दूसरी टोपी बना दी उसी डिजाइन की, यहीं सोनीपत में रहती हैं। तब मैंने नई टोपी लगानी शुरू कर दी। कई सालों तक मैं ओशो की दी गई टोपी पहनता रहा, लेकिन हर चीज की एक सीमा है। कोई भी वस्तु समय से खराब हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उन्होंने पूछा इंटरव्यू में कि ओशो ने तो मना किया है कि मेरी नकल नहीं करना। मैंने कहा ओशो ने यह भी कहा है कि किसी की आज्ञा मत मानना, मेरी भी मन ही मानना। तुम अपने भाव से, अपने विवेक से जीना। तो मेरे भीतर का भाव, चूंकि मैं ओशो को प्रेम करता हूं तो ओशो की हर चीज को प्रेम करता हूं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवक एक फिल्म देखने गया और वहां हीरो को देख के बहुत प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं इसकी चाल में, इसकी बोलने में, इसके कपड़ों में आप देखेंगे परिवर्तन। उस हीरो की छवि इसमें प्रकट हो जाएगी। जानबूझ के इसने नकल नहीं कर रहा है, लेकिन वो हो ही जाएगी। जो स्टाइल उस हीरो की थी, ये कहीं ना कहीं वैसा ही करने लगेगा, क्योंकि उससे प्रभावित हुआ है। इसका प्रेम उस छवि से लग गया है। जो व्यक्ति सद्गुरु को प्रेम करेगा वह शिष्य कहीं ना कहीं से अपने गुरु जैसा हो जाएगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जिससे हमारा लगाव है, जिससे हमारी प्रीति है, हम उसके जैसे होने लगते हैं। तो ओशो ने कहा है अपने भाव से, अपने विवेक से जीना। तो आप केवल अधूरी बात कह रहे हैं कि ओशो ने कहा है मेरी नकल नहीं करना। नकल करने से सत्य नहीं मिलता। बिल्कुल 100% मैं राजी हूं, नकल करने से सत्य नहीं मिलता। तो मैं सत्य पाने के लिए ये कपड़े नहीं पहने हूं, ये भी समझ लो। सत्य मिल गया है, अब उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं। अभिव्यक्त करने के लिए हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पहनावा भी असर करता है। 12 साल मैंने अस्पताल में ड्यूटी की, तो वहां डॉक्टर वाली ड्रेस पहननी होगी, सफेद एप्रन पहनना होगा, गले में स्टेथोस्कोप लटकाना होगा, चाहे उपयोग करो चाहे ना करो। मरीज जो अस्पताल में आए हैं वो पहचान सकें कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन मेडिकल स्टाफ है। एक विशेष यूनिफॉर्म उनकी होगी। निश्चित रूप से यूनिफॉर्म का प्रभाव पड़ता है। आप अस्पताल गए, वहां लंगोट पहने हुए और माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए एक सज्जन मिल गया, उन्होंने कहा कि मैं हूं डॉक्टर, बोलो क्या तकलीफ है। आप कहोगे रहने दो, मैं दूसरे अस्पताल जा रहा हूं। आप डॉक्टर से उम्मीद करते हैं वो डॉक्टर की तरह दिखे। वो डॉक्टर कितने कहेंगे भाई आपको क्या फर्क पड़ता कपड़ों से, मैं डिग्री दिखा रहा हूं, देखो मेरी डिग्री। आप कहोगे क्षमा करिए आपसे तो इलाज नहीं कराना है। क्या हुआ आपको? आप कैसे कह सकते हो कि वस्त्र प्रभाव नहीं डालते? आप उस लंगोटधारी तिलकधारी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाओगे। आप बल्कि उल्टी उसकी सलाह दे के आओगे कि आप किसी मनोवैज्ञानिक से अपना इलाज करवाइए डॉक्टर साहब पहले, फिर हम आपके पास आएंगे।
वस्त्र सिर्फ वस्त्र ही नहीं है, उससे भी कुछ अभिव्यक्त होता है और दूसरे तक बात पहुंचती है। तो ठीक है, भगवान ओशो का यह कहना कि बुद्ध जैसे वस्त्र पहनकर तुम बुद्ध नहीं हो जाओगे और महावीर जैसे नग्न खड़े होकर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए वस्त्र पहन भी नहीं रहा हूं, लेकिन जो अनुभूति हुई है उसकी अभिव्यक्ति के लिए ये सहयोगी हो पाएंगे। जो व्यक्ति YouTube पर, टेलीविज़न पर देख रहा है, वह गौर से सुन पाएगा, समझने के लिए ग्रहणशील हो पाएगा, उसके लिए पहन रहा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं। अगर मैं अपने लिए पहनता तो मैं 24 घंटे पहनता। आप सबको पता है, यह तो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए यहां आता हूं तब पहनता हूं बस। अभिव्यक्ति के लिए, अनुभूति की प्राप्ति के लिए नहीं। जो अनुभूति हो गई है उसकी अभिव्यक्ति के लिए, दूसरों तक पहुंचा सकूं, यह करुणा का भाव इसमें छिपा है।